तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में आई मूवी 404 एरर नॉट फाउंड को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही ही है। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे काले कलर से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक मेडिकल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल का एक रूम दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक लड़के ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी होती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और इसकी वजह क्या थी ये आपको आगे ही पता चलेगा। अब कहानी यहाँ से कुछ साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज के कुछ सीनियर विद्यार्थी जूनियर बच्चों की रैगिंग कर रहे होते हैं। कॉलेज के दो सीनियर सड्डा और मुस्तफा काफी ज्यादा थे। जूनियर्स को परेशान करना और कॉलेज में शैतानी करते रहना ही उनका एकमात्र काम था। अब हम अभिमन्यु नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका जल्द ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था और वो काफी उत्साहित था अपने कॉलेज में पढ़ाई करने को लेकर, क्योंकि उसे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना था। पढ़ाई लिखाई में वो एकदम आगे था और ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ता था। लेकिन वो सड्डा और मुस्तफा के आंखों में चढ़ जाता है, क्योंकि वो उनकी कही बातों को नहीं मानता था और हर किसी की तरह उन्हें बेमतलब की इज्जत भी नहीं देता था। हंसी मजाक तक तो ठीक था, पर ये दोनों उससे भी आगे बढ़ते हुए जूनियर्स को मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करते थे, जैसे कि उन्हें सबके सामने वस्त्रहीन होने को कहना या प्रोफेसर्स के सामने उल्टी सीधी बातें बुलवाना। पर अभिमन्यु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था, जिसके चलते वो अब उन दोनों का मेन टारगेट बन जाता है परेशान करने के लिए। वो दोनों अपना दबदबा बना के रखते थे ताकि उनकी कोई शिकायत न करे, लेकिन बार बार परेशान किए जाने पर अभिमन्यु प्रोफेसर वैद्य से उनकी शिकायत कर देता है। अगले दिन दोनों लोग मुस्कुराते हुए अभिमन्यु और उसके दोस्तों के पास आते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं। अभिमन्यु को लगता है कि शायद शिकायत करने का असर हुआ है और ये लोग अब सुधर गए हैं। पर अभिमन्यु और उसके दोस्त जब अपने कमरे में जाते हैं तो वहाँ का नजारा देख के दंग रह जाते हैं। पूरा सामान बिखरा हुआ था और बिस्तर पर किसी की अतड़ियां पड़ी हुई थीं। और तब उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब सीनियर्स ने किया है और वो बस नाटक कर रहे थे सुधरने का। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो हॉस्टल छोड़कर पीजी में रहने चले जाएंगे। अभिमन्यु जानता था कि ये सब उसके शिकायत करने के बाद ही हुआ है, तो वो खुद ही रूम छोड़ने के लिए कह देता है ताकि बाकियों को परेशानी ना हो। अभिमन्यु कॉलेज डीन के पास जाता है और उनसे विनती करता है कि वो उसे कमरा नंबर 404 में रहने की अनुमति दे दें, जो कि 3 साल से बंद पड़ा है। मूवी की शुरुआत में आपने देखा था कि एक लड़के ने अपनी जान दे दी थी, तो कमरा नंबर 404 वही कमरा था जहां लड़के ने अपनी जान दी थी। इसी वजह से वो कमरा उस हादसे के बाद से बंद कर दिया गया, क्योंकि लोगों में अफवाह फैल गई कि उस लड़के की आत्मा वहीं भटकती रहती है। अफवाहें इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि डीन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर फिर से वैसा कुछ होता तो कॉलेज की इमेज खराब हो जाती। अभिमन्यु उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो कमरा बंद रहेगा तो अफवाहें हमेशा बनी रहेंगी, पर डीन उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे कमरा देने से मना कर देते हैं। वहीं पर कॉलेज के प्रोफेसर अनिरुद्ध बैठे होते हैं, जो कि डीन से कहते हैं कि लड़के की बात गलत नहीं थी। अगर हम उसे वो कमरा दे देंगे तो जो उस कमरे को लेकर इतने सालों से अफवाहें फैली हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी। आप मेरी बात पर भरोसा करके उसे वो कमरा दे दीजिए। प्रोफेसर अनिरुद्ध की बात सुनने के बाद डीन अभिमन्यु को उस कमरे में रहने की अनुमति दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि अभिमन्यु प्रोफेसर अनिरुद्ध से मिलता है, क्योंकि वो उनकी रिसर्च और किताबों का बहुत बड़ा फैन था और वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानता था। बातचीत में अभिमन्यु को पता चलता है कि वो कमरा उनकी वजह से
से ही उसे मिला है। तो उसे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि जिसे वो इतना मानता है उससे उसकी सोच भी मिलती है। रात होने पर हम देखते हैं कि साड्डा और मुस्तफा अभिमन्यु और उसके दोस्तों को जंगल साइड ले जाते हैं, जहां उन्होंने अपने पीने खाने का अड्डा बनाया हुआ था। अब यहाँ पर हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि साड्डा और मुस्तफा का दोस्त था, लेकिन उन तीनों में उसकी ज्यादा चलती थी। क्रिस अभिमन्यु से कहता है कि जिस कमरे में तुम रहने गए हो वहाँ हमारा दोस्त गौरव रहता था, जिसने वहीं पर अपनी जान दे दी, पर अब वो तुम्हारा रूममेट है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कल मैं उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो मेरी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना। अभिमन्यु नहीं चाहता था कि सीनियर्स अब और कोई बखेड़ा खड़ा करें, इसलिए क्रिस की बात मानते हुए वो गौरव के बारे में सारी जानकारी लेना शुरू कर देता है। अभिमन्यु गौरव के बारे में जानने में इतना घुस जाता है कि वो पूरा दिन अपने दोस्तों से मिलता ही नहीं। तो उसकी एक मित्र तारा उससे पूछने आ जाती है कि आखिर वो पूरा दिन कर क्या रहा था। अभिमन्यु उसे गौरव के बारे में बताता है कि वो इसी कॉलेज में पढ़ता था और वहीं रहता था जहां मैं रहता हूं, लेकिन उस समय के सीनियर्स की रैगिंग की वजह से वो मारा गया। पर न्यूज में ये छापा गया कि डिप्रेशन होने के कारण एग्जाम में फेल हो जाने पर उसने खुद को मार डाला, जो कि शायद सच नहीं है। अब हम देखते हैं कि रात में अभिमन्यु अपने बिस्तर पर लेटे सो रहा होता है कि तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। वो जब दरवाजे को खोलकर देखता है तो उसे सन्नाटे के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। प्रोफेसर अनिरुद्ध अपनी अर्धांगिनी मीरा और अपनी छोटी बच्ची सारा के साथ रहते थे और उनकी धर्मपत्नी पेशे से उसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी। अनिरुद्ध को अभिमन्यु का स्वभाव काफी अच्छा लगा था, तो वो मीरा से बातचीत करते हुए उसकी काफी तारीफ करता है कि वो बहुत बहादुर लड़का है। अब एक रात मुस्तफा अभिमन्यु के पास आता है और उसे किताब पकड़ाते हुए कहता है कि ये क्रिस ने भिजवाई है, जिसमें कि भूतों की सच्ची कहानी लिखी हुई है, जिसे तुम्हें पढ़ना है। वो उसे बताने लगता है कि आत्माएं और कुछ नहीं बस एनर्जी हैं, और एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। गौरव की आत्मा यहीं पर कैद है और वो हमेशा से यहीं पर मौजूद है। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर अनिरुद्ध अभिमन्यु के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कॉलेज के सीनियर्स उसे दिन रात परेशान करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम इसके खिलाफ कंप्लेन करो और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ डॉक्टर मीरा आ जाती हैं, तो अनिरुद्ध उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और लगे हाथ अभिमन्यु को डिनर के लिए आमंत्रित कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि अभिमन्यु प्रोफेसर अनिरुद्ध के यहाँ से डिनर करके वापस आ रहा होता है कि तभी साडा और मुस्तफा उसे क्रिस के पास लेके चले जाते हैं। डॉक्टर मीरा के ऊपर क्रिस की गंदी नजर थी, तो वो अश्लील सवाल करते हुए अभिमन्यु से उनके बारे में पूछने लग जाता है और फिर उसके बाद उसको परेशान करने के लिए उसके मुंह को एक बोरी से ढक देता है और फिर तीनों लोग उसके कान में गौरव से जुड़ी बातें करने लग जाते हैं, जैसे कि वो कहाँ पैदा हुआ था, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, वो क्या खाता था, कब पढ़ता था, क्या पढ़ता था, वगैरह वगैरह। वो लोग लगातार उसके आसपास घूमकर उसके कान में यही सब बातें किए जा रहे होते हैं और बीच बीच में ये भी बोल रहे थे कि मैं गौरव हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, वो कमरा मेरा है, मेरा कमरा छोड़ दो। कई घंटों तक ऐसे ही टॉर्चर करने के बाद वो लोग अभिमन्यु को छोड़ देते हैं। तो अभिमन्यु जब अपने कमरे में जाता है तो उसे एक झलक गौरव दिखाई पड़ता है, जो कि उससे कहता है कि ये मेरा कमरा है। गौरव को अपने सामने देखकर अभिमन्यु की हालत खराब हो जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि जो इंसान मर चुका है वो उसके सामने है। पिछली रात जो उसके साथ हुआ था उसी चीज को सोच सोच कर अभिमन्यु परेशान होता है। 24 घंटे गौरव के बारे में सोचने की वजह से वो गौरव को अपने सामने इमेजिन करने लगा। ऐसा सोचकर
वो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। अभिमन्यु को लगा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर उसकी ये इमेजिनेशन और बढ़ते हुए अब गौरव उसे हर जगह दिखाई देने लग जाता है। अभिमन्यु प्रोफेसर अनिरुद्ध को जाकर सब कुछ बता देता है कि क्रिस और उसके दोस्त उसे दिन रात परेशान करते रहते हैं, पर उसे वहाँ पर भी गौरव दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर अभिमन्यु एकदम डर जाता है, क्योंकि अब उसकी इमेजिनेशन उसके लिए रियलिटी जैसी लगने लगी थी। प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रोफेसर वैद्य को साथ ले जाकर उन तीनों लफंडरों से मिलकर उन्हें आगाह करते हैं कि आज के बाद अगर उन्होंने अभिमन्यु को परेशान किया तो उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रोफेसर वैद्य से कहते हैं कि अभिमन्यु खुद मानता है कि 24 घंटे गौरव के बारे में बात करने की वजह से उसे वो दिखने लगा है, तो अगर ये रैगिंग रुक जाएगी तो उसे गौरव दिखना भी बंद हो जाएगा। क्रिस को तो समझा दिया गया था, पर प्रोफेसर वैद्य ये चाहते थे कि अभिमन्यु उस कमरे में रहना छोड़ दे तो अच्छा रहेगा, पर अभिमन्यु की जिद थी कि वो उसी कमरे में रहेगा, और इसमें उसका साथ देते हैं प्रोफेसर अनिरुद्ध, क्योंकि अगर वो कमरे को छोड़ देता तो सब यही सोचते कि अभिमन्यु ने डर के मारे कमरा छोड़ दिया, तो लोगों का यही डर ही तो खत्म करना था कि वहाँ गौरव या किसी का भी भूत नहीं है। प्रोफेसर अनिरुद्ध और अभिमन्यु को लगा था कि रैगिंग बंद होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। एक रात जब अभिमन्यु अपने रूम के शीशे को साफ कर रहा होता है तो उसे पंखे पर लटकी गौरव की लाश दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए थम सी जाती हैं। अगले दिन अभिमन्यु गौरव के बारे में और जानने के लिए उसके माता पिता से मिलने जाता है, तो उसकी माँ उसे एक बॉक्स देती हैं जिसमें कि गौरव का सारा सामान था। गौरव उस बॉक्स को अपने कमरे में लाकर उसका सारा सामान देखने लग जाता है, तो उसमें उसे गौरव की पर्सनल डायरी मिलती है। अभिमन्यु की रैगिंग बंद हो गई थी, पर तब भी उसे गौरव दिख रहा था, तो अब उसे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग जाता है कि शायद गौरव उसकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि वो सच में है। वो ये बात प्रोफेसर अनिरुद्ध को बताता है और कहता है कि मैं सोचता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर अब यकीन होने लगा है कि आत्माएं होती हैं और गौरव की आत्मा से मैंने बात भी करी है। प्रोफेसर अनिरुद्ध कहते हैं कि मुझे दुख हो रहा है कि तुम इन सब चीजों को मानने लगे हो। अभिमन्यु बताता है कि गौरव ने मुझे बताया कि डॉक्टर बनना ना सिर्फ उसका बल्कि उसकी पूरी फैमिली का सपना था, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। वो कॉलेज आकर बहुत खुश था, पर उसकी भी उसी तरह रैगिंग हुई जैसे मेरी हुई थी। प्रोफेसर अनिरुद्ध उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब तुम्हारा वहम है, पर अभिमन्यु ये मानने को तैयार नहीं था कि गौरव का दिखना सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। इस बातचीत के बाद हमें देखने मिलता है कि प्रोफेसर अनिरुद्ध थोड़ा चिड़चिड़े से रहने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को साइंटिफिक तरीके से पढ़ाते थे कि आत्माएं और भूत जैसा कुछ नहीं होता, पर उनका होनहार विद्यार्थी ही इन सब बातों पर यकीन करने लगा था। गौरव का दिखना अभिमन्यु के लिए नॉर्मल हो गया था, और अब तो वो उससे हंसते मुस्कुराते बात भी करने लगा था, लेकिन और किसी को गौरव दिखाई नहीं देता था। हमें यहाँ एक सीन दिखाया जाता है कि गौरव के सीनियर गौरव को बहुत परेशान करते थे, और एक दिन तो उन सब ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था जहाँ पर लाशें रखी हुई थीं। प्रोफेसर अनिरुद्ध अभिमन्यु को समझाने में लगे होते हैं कि गौरव को अपने दिमाग से निकाल दो, पर अभिमन्यु कहता है कि एक दिन मैं आपको साबित कर दूंगा कि गौरव एक एनर्जी है जो कि यहाँ मौजूद है। इसके पलट जवाब में प्रोफेसर अनिरुद्ध कहते हैं कि एक दिन मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि तुम्हारा सोचना कितना गलत है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर अनिरुद्ध अपना मुंह धुल रहे होते हैं कि तभी उन्हें उनकी मरी हुई माँ दिखाई पड़ती हैं, ये कहते हुए कि बेटा चलो दवाई का समय हो गया है, दवाई खा लो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब अनिरुद्ध की माँ का देहांत हुआ था तो वो यकीन ही नहीं कर पाया कि वो मर चुकी हैं, बल्कि वो उनको हमेशा इमेजिन किया करता था। लेकिन मेडिकल का सहारा लेते हुए और काफी जद्दोजहद के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि वो अब नहीं रही, तो जो माँ का चेहरा उसे दिखा करता था वो उसके लिए डर बन गया और अपनी ही माँ से डरने लगा। अनिरुद्ध डर रहा था कि जैसे वो अपनी माँ के मौत के बाद
उन्हें इमेजिन करके मानने लगा था कि वो मरी नहीं बल्कि सच में है, वैसे ही अभिमन्यु भी गौरव को मानने लगा है। तो ये एक्सेप्ट करने के बाद कि माँ गुजर चुकी हैं, वो अब उसका डर बन गई। वैसे ही जब अभिमन्यु को एहसास होगा कि गौरव है ही नहीं बल्कि उसकी इमेजिनेशन है, तो गौरव भी उसके लिए डर बन जाएगा, क्योंकि वो उसकी इमेजिनेशन से नहीं जाने वाला। सिंपल भाषा में कहें तो मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति हर रोज मिलता हो और आपसे बातें करता हो, फिर एक दिन आपको पता चले कि वो व्यक्ति है ही नहीं, तो जो डर आपके अंदर बस जाएगा उसके होने का, वही डर अनिरुद्ध को फील होता था। क्योंकि माँ थी नहीं, पर उसे हर वक्त फील होता था कि वो उसके आसपास ही हैं। जब तक वो अपनी इमेजिनेशन के साथ कंफर्टेबल था तब तक वो नॉर्मल था, लेकिन जब वो इमेजिनेशन से बाहर आया तो वो उस इमेजिनेशन से डरने लगा। तो यही सेम चीज अभिमन्यु के साथ ना हो जाए, इसी बात का उसे डर था। क्रिस, साडा और मुस्तफा को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है और वो सोचते हैं कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जो है नहीं वो उसे दिखने लगा है। अब हम देखते हैं कि अभिमन्यु प्रोफेसर अनिरुद्ध से मिलने जाता है और उन्हें गौरव से जुड़ी बातें बताने लगता है। वो बताता है कि सीनियर्स ने जब लाश से भरे कमरे में गौरव को बंद कर दिया था, उसके बाद से गौरव ने अपने रूम में ही रहना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी रैगिंग तब भी होती रही। धीरे धीरे वो अपने आप को अकेला और कमजोर महसूस करने लगा और आखिर में उसने अपनी जान दे दी। लेकिन अब वो मुझसे कहता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्रोफेसर अनिरुद्ध कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हें शायद मदद की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है। अभिमन्यु बताता है कि मैं गौरव की माँ से मिला और वो तो ये सोचती हैं कि उनका बेटा अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए उन्होंने मुझे उसका सामान दिया था उसे देने को, क्योंकि आज भी वो सोचती हैं कि उनका बेटा जिंदा है। प्रोफेसर कहते हैं कि वो भी एक तरह की दिमागी बीमारी है और उन्हें भी इस बात को कभी न कभी एक्सेप्ट करना ही होगा कि उनका बेटा अब नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर मीरा क्रिस को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि मेरी एक पेशेंट है जिसकी हालत काफी खराब है, तो मैं चाहती हूँ कि उसे शॉक थेरेपी देकर ठीक करूँ, जो कि हॉस्पिटल के नियमों के खिलाफ है, लेकिन मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्रिस ना नुकुर करने लगता है कि तभी डॉक्टर मीरा कहती हैं कि अनिरुद्ध के कहने पर तो तुम कर ही दोगे ना। उधर हम देखते हैं कि अनिरुद्ध हमेशा डरा डरा सा रहता था कि कहीं उसकी माँ की इमेजिनेशन उसके सामने ना दिख जाए, पर अब उसकी इमेजिनेशन गायब होने लगी थी और उसी के साथ साथ उसका अपनी माँ को हर जगह देखने का डर भी गायब होने लगा था। अब हम देखते हैं कि मीरा अनिरुद्ध के पास आकर उसके सामने एक फाइल पटकते हुए कहती है कि ये अभिमन्यु की मेडिकल रिपोर्ट है। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था, जो कि पहले तो नॉर्मल था, लेकिन क्रिस की रैगिंग के बाद वो एकदम चरम पे पहुंच गया है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि जो कुछ भी अभिमन्यु के साथ हो रहा था उसके कर्ता धर्ता प्रोफेसर अनिरुद्ध हैं। क्रिस ने अभिमन्यु के साथ जो कुछ भी किया था वो सब अनिरुद्ध के कहने पर किया था और ये बात वो प्रोफेसर वैद्य को जाके बता देता है। अनिरुद्ध अपनी माँ को इमेजिन करता था, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली कि उसकी माँ मर चुकी हैं, तो वही इमेजिनेशन उसे भूत जैसे लगने लगी और ऐसा फील होने लगा कि जो उसे दिखता है वो उनकी आत्मा है। वो उनसे डरने लगा था, पर वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उसने सोचा कि वो ये प्रूव करके रहेगा कि ये सब चीजें दिमाग की उपज होती है और भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। प्रोफेसर अनिरुद्ध ने जब पहली बार अभिमन्यु को देखा और जाना तो वो समझ गए कि वो उनके एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम सही रहेगा, क्योंकि वो भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उन्होंने क्रिस को अपने साथ कर लिया, ये कहते हुए कि वो एक थीसिस लिख रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक्सपेरिमेंट करना होगा, जो कि बहुत नॉर्मल है। उन्होंने क्रिस को काम दिया कि तुम 24 घंटे अभिमन्यु से गौरव के बारे में बात करो और इतनी बात करो कि उसके दिमाग में गौरव के अलावा और कुछ आए ही ना। अभिमन्यु को पहले से ही बाइपोलर डिसऑर्डर था, जो कि एक ही चीज के बारे में सोचते सोचते बढ़ने लगा और फिर उसे गौरव हर जगह दिखना शुरू हो गया और धीरे धीरे उससे बातें भी करने लगा। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट का मेन पार्ट आता है कि जब गौरव के बारे में बात होना बंद हो जाए और रैगिंग भी बंद हो जाए तो क्या तब भी अभिमन्यु को गौरव दिखेगा या नहीं। तो ये देखने के लिए अनिरुद्ध ने रैगिंग रुकवा दी, लेकिन तब भी अभिमन्यु को गौरव दिख रहा था, जिसके चलते उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता बल्कि सब दिमाग का खेल है। अभिमन्यु को इस एक्सपेरिमेंट के बारे
बारे में कुछ भी नहीं पता था और इन सब चीजों से अनजान था। प्रोफेसर अनिरुद्ध ने अभिमन्यु को बलि का बकरा बनाकर उसका इस्तेमाल किया सिर्फ अपने डर को दूर करने के लिए। क्रिस को समझ आ गया था कि जो वो कर रहा है वो गलत है, इसलिए उसने अपनी गलती कबूल कर ली थी। पर अनिरुद्ध अभिमन्यु को कहीं लेकर चला गया था और वो खुद ही बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार था, तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, इसलिए सभी लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अनिरुद्ध अभिमन्यु को एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें पता था कि जिस कमरे में तुम रहने जा रहे हो वो भूतिया है, तब भी तुमने उसमें रहने का फैसला क्यों लिया? अभिमन्यु कहता है कि मुझे लगता था कि उस रूम में गौरव का होना महज एक अफवाह है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सच में है। अनिरुद्ध उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें हमें देखने मिलता है कि अभिमन्यु हवा में ही बातें कर रहा है। इस वीडियो को दिखाकर अनिरुद्ध ये प्रूव कर देता है कि उसका गौरव को देखना, उससे बातें करना सब कुछ उसकी इमेजिनेशन है, रियलिटी कुछ भी नहीं है। अनिरुद्ध उसे गौरव की पर्सनल डायरी दिखाता है जो कि उसे गौरव के सामान से मिली थी और कहता है कि तुम्हें गौरव के बारे में इतना सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि गौरव इस डायरी में सब कुछ लिखा करता था और यही तुमने पढ़ा और मुझे बताया कि उसके साथ क्या क्या होता था। तुम गौरव की इमेजिनेशन से वही बातें करते हो जो तुम इस डायरी से या लोगों से जानते हो और यहीं से तुम्हारे दिमाग में गौरव की उपज हुई है। अनिरुद्ध उसके सामने उसकी मेडिकल रिपोर्ट लाकर रख देता है और कहता है कि तुम्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें तुम्हें ज्यादा अफेक्ट की और तुम भ्रम में जीने लगे। ये सारी बातें जानने के बाद अभिमन्यु भी मान लेता है कि आप सही हैं, गौरव कुछ नहीं बस मेरी इमेजिनेशन थी। अभिमन्यु जैसे ही ये मान लेता है कि वो गलत है और प्रोफेसर सही, तभी वहाँ की लाइटें जल जाती हैं और हम देखते हैं कि वो किसी कमरे में नहीं बल्कि एक हॉल में बैठे हुए थे और वहाँ कई लोग मौजूद थे जो कि ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। अनिरुद्ध का एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और उसने सबके सामने अपनी बात प्रूव कर दी थी, पर अभिमन्यु को ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके चहेते प्रोफेसर ने अपनी थीसिस कंप्लीट करने के लिए उसे बलि का बकरा बनाकर उसका इस्तेमाल किया। अभिमन्यु अंदर से एकदम टूट जाता है और बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि खिड़की से डॉक्टर मीरा और प्रोफेसर वैद्य ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे, पर उन्हें वहाँ आने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सब कुछ हो चुका था। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर अनिरुद्ध अभिमन्यु के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने जो भी किया वो बहुत जरूरी था, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि लोगों के लिए, और जब दुनिया की भलाई के लिए कोई काम किया जाता है तो किसी न किसी को थोड़ा सफर तो करना ही पड़ता है। अभिमन्यु कहता है कि आपने गौरव और अभिमन्यु का इस्तेमाल क्यों किया और मैं अभी भी आपको गलत साबित कर सकता हूँ। अभिमन्यु उसे अपने कमरे के पास ले जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। प्रोफेसर अनिरुद्ध जब दरवाजा खोलते हैं तो उनका गला एकदम सूख जाता है और दिल मानो एकदम से रुक सा जाता है क्योंकि कमरे के अंदर पंखे से अभिमन्यु की लाश लटक रही थी। अभिमन्यु को इतना बड़ा झटका लगा था और खुद में इतना बुरा महसूस किया कि उसने अपनी जान ही दे दी और अब उसकी आत्मा अनिरुद्ध के सामने खड़ी थी ये प्रूव करने के लिए कि वो गलत थे। आत्माएं होती हैं और आज उनके सामने खड़ी है। प्रोफेसर अनिरुद्ध का मानसिक संतुलन एकदम से बिगड़ जाता है और वो एकदम पागल से हो जाते हैं और जमीन पर बैठकर बड़बड़ाने लगते हैं, ये सब सच नहीं है, ये दिमाग का खेल है, ये मेरी दिमाग की उपज है, ये सच नहीं हो सकता, ये सब बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये सब सच नहीं है, ये सब बेकार है, ये भ्रम है मेरा। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक इंसान जो इतना पागल हो गया था ये साबित करने में कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, अंत में उसका ही भूत से सामना हो गया और उसकी सारी थ्योरी धरी की धरी रह गई। अनिरुद्ध को इस बात का यकीन था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये बस हमारे दिमाग की उपज है। तो इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और वो इस चीज में इतना घुस गए कि उन्होंने एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि भूत नहीं होते
होते, बस सब दिमाग का खेल है। पर अंत में अभिमन्यु की आत्मा उनके सामने आ गई और तब उनका दिमाग कुछ समझ ना सका और वो पागल हो गए, क्योंकि वो ये मानना चाहते थे कि ऐसा कुछ होता नहीं, पर उनके साथ ऐसा हो रहा था। तो वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बजाय अपनी दिमागी बीमारी को दोष देने लग जाते हैं। अब ये बात हुई मूवी की एंडिंग की, कि जो दिखाया गया है वही सच है, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो मूवी की एंडिंग कुछ और भी हो सकती है। हमें ये तो पता ही है कि प्रोफेसर अनिरुद्ध दिमागी रूप से बीमार थे और वो भी उन लोगों को इमेजिन कर सकते हैं जो है ही नहीं। तो यहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं कि जब अनिरुद्ध अभिमन्यु को लेकर कमरे में गया था उसे गलत साबित करने के लिए, तब वहाँ कोई और मौजूद ही नहीं था। जो लोग वहाँ बैठे दिखाए गए थे वो वहाँ थे ही नहीं, बल्कि वो सब अनिरुद्ध की इमेजिनेशन थी। हमें जब डॉक्टर मीरा को दिखाया गया तो हमें देखने मिला कि खिड़की के कांच पर अनिरुद्ध दिख रहा है, लेकिन बाकी लोग नहीं दिख रहे थे। तो मान सकते हैं कि वहाँ और कोई नहीं था। हो सकता है कि कृष्ण ने अभिमन्यु को सब कुछ पहले ही बता दिया हो और तब अभिमन्यु, डॉक्टर मीरा, प्रोफेसर वैद्य और कृष्ण ने प्लान बनाया हो कि वो अनिरुद्ध को एक शॉक ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि शायद उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाए। पहले तो उन्होंने अनिरुद्ध की थ्योरी को सही बताया, क्योंकि अभिमन्यु बड़ी आसानी से मान गया था कि वो गलत है। तो हो सकता है कि ये प्लान में था। और फिर उसके बाद क्रिस को रस्सी से लटका दिया और अभिमन्यु अनिरुद्ध को अपने रूम में ले गया, ये दिखाने कि अभिमन्यु तो मर चुका है। अनिरुद्ध मेंटली पागल था तो उसे क्रिस की जगह अभिमन्यु ही दिखा, और जो सच में अभिमन्यु उसके सामने खड़ा था उसे भूत समझा। उन्हें लगा कि शायद इस तरह का शॉक लगने पर अनिरुद्ध का दिमाग ठिकाने आ जाएगा, पर वो और भी ज्यादा पागल हो गया और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। एक और एंडिंग मान सकते हैं कि अभिमन्यु पहले ही मर चुका था और अनिरुद्ध सब कुछ बस इमेजिन कर रहा था। जब अनिरुद्ध अभिमन्यु के कमरे के पास गया तो वहाँ क्रिस खड़ा था, पर अनिरुद्ध ने उसे अभिमन्यु समझा, क्योंकि उस वक्त अभिमन्यु डायलॉग लेता है कि आपने गौरव का इस्तेमाल क्यों किया और अभिमन्यु का भी। तो कोई इंसान अपना नाम क्यों लेगा, बल्कि वो ये बोलेगा कि आपने गौरव का और मेरा इस्तेमाल क्यों किया। और अनिरुद्ध ने क्रिस को अभिमन्यु इसलिए समझा क्योंकि वो थोड़ी ही देर पहले अभिमन्यु के साथ बातचीत करके आए थे। तो अगर वो पहले ही मर चुका है तो उन्होंने बात किससे की? तो या तो उन्हें ये मानना पड़ता कि वो दिमागी रूप से बीमार हैं, या तो ये मानना पड़ता कि उनकी थ्योरी गलत है और वो भूत को देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर आखिर में अनिरुद्ध को पागल तो होना ही था, क्योंकि वो बाइपोलर डिसऑर्डर के एकदम आखिरी स्टेज में थे, जहां इंसान को समझ नहीं आता कि रियल क्या है और इमेजिनेशन क्या है, और वो पागल हो जाता है। तो बात यही है कि हो सकता है कि अनिरुद्ध सब कुछ इमेजिन कर रहा था, या फिर सब कुछ डॉक्टर मीरा और बाकी सबका प्लान था और अभिमन्यु जिंदा है, या फिर जो एंडिंग दिखाई गई वही हुआ। कुछ सीन्स और डायलॉग्स की वजह से ये सारी थ्योरीज बनाई जा सकती हैं। सब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से चीजों को देखते और सोचते हैं। हम थ्योरीज बना सकते हैं क्योंकि शायद हमें भी नहीं मानना कि भूत होते हैं और ये सोचना कि सब दिमाग का खेल है, या फिर जो फिल्म की एंडिंग है उसी को मानते हुए ये भी मान लेना कि आत्माएं होती हैं। इस फिल्म का नाम बड़ा ही सोच समझकर रखा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वेबसाइट आप खोलना चाहते हो पर वो क्रैश हो जाती है और लिखा आता है 404 एरर नॉट फाउंड। आपने वो वेबसाइट पहले भी कभी खोली होगी और उस पर काम भी किया होगा, पर अब वो खुल नहीं रही बल्कि एरर दिखा रहा है। तो यही चीज फिल्म की कहानी को दर्शाती है कि अब तक जो था वो अब नहीं है, पर हम समझ नहीं पा रहे कि जिसे हम रोज देख रहे थे वो अब गया कहाँ। वो हमारे सामने होकर भी होता नहीं, या फिर लगता है कि जो सामने है वही सच है, और इसी भसड़ में हमारा दिमाग कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाता और एरर नॉट फाउंड का इंडिकेशन दिखाने लग जाता है। इस फिल्म को एक्सप्लेन करने के लिए मेरा भी सर थोड़ा चकरा गया था कि मुझे क्या मानना है। क्या अभिमन्यु को सच में गौरव दिखता था या वाकई में उसका वहम था? क्योंकि अगर वो भूत बनकर आ सकता है तो इसका मतलब उसने प्रूव कर दिया कि भूत होते हैं, जिसका मतलब गौरव का भी भूत था। और अगर सब कुछ अनिरुद्ध की इमेजिनेशन ही है तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सब दिमाग का खेल ही है। तो इसकी एंडिंग आपकी सोच पर ही डिपेंड करती है कि आप क्या मानते हैं, भूत होते हैं या ये सब बस इंसानों की बनाई कहानियां हैं। अब बात करें रैगिंग की, तो ये कहा गया कि रैगिंग की वजह से ही गौरव ने अपनी जान दी थी। तो शायद हो सकता है कि प्रोफेसर अनिरुद्ध ने ही ऐसा कराया हो, क्योंकि वो कई सालों से अपनी बात प्रूव करना चाहते थे। तो क्या पता उन्होंने गौरव को भी बलि का बकरा बनाया हो, पर उसने अपनी जान दे दी। हमें एक लड़की भी दिखाई गई जो कि मानसिक रूप से बीमार थी, और जब डॉक्टर
डॉक्टर मीरा उसका इलाज कर रही थी तो वो अनिरुद्ध को ऐसी निगाह से देख रही थी जैसे उसकी वजह से ही उसकी ऐसी हालत हुई हो। तो हो सकता है कि अनिरुद्ध ने सिर्फ अभिमन्यु को ही नहीं बल्कि इससे पहले और भी कई लोगों को लैब के चूहे की तरह उनका इस्तेमाल किया हो, क्योंकि एक सीन और है जहां हम उस लड़की को ठीक होते हुए देखते हैं और ये वो वक्त था जब अनिरुद्ध अभिमन्यु को अपना टारगेट बना चुका था। तो हो सकता है कि उसने उस लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया और फिर वो ठीक होने लगी। और भी कई चीजें हैं जो बताने लायक हैं, पर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको मैंने मेन बातें बता दी हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो सभी की एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है। मुझे प्रोफेसर अनिरुद्ध यानी कि निशिकांत कामत सर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन अफसोस कि अब हम उनकी एक्टिंग को कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि 2020 में लीवर सिरोसिस की वजह से उनकी मौत हो गई। हमें प्रोफेसर वैद्य के किरदार में सतीश कौशिक सर देखने को मिलते हैं और हम सभी जानते हैं कि उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। उनकी एक्टिंग के बारे में कौन नहीं जानता, पर अब ये भी हमें किसी भी फिल्म में नहीं दिखाई देंगे, पर दोनों ही कलाकार हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या भूत होते हैं या फिर किसी की आहट आना या किसी की परछाई दिखना या किसी के होने का एहसास होना, ये सब आपके दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। नीचे कमेंट करके अपने विचार बताइएगा जरूर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। लाइक और कमेंट से होता ये है कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम होती है तो वो ऐसे काम करती है कि अगर आप लाइक ऑडियंस उस वीडियो पर लाइक और कमेंट कर रही है तो वो ज़्यादा लोग तक पहुंचाता है वीडियो और अच्छे से शेयर करता है, कई लोगों के फीड में दिखता है। इस तरह से और ऑडियंस आ पाती है वीडियो देखने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं जैसे मेरा मेन चैनल ग्रो हुआ था वैसे ही ये वाला चैनल भी ग्रो हो अच्छे से, तो उसके लिए आपको एक लाइक और कमेंट तो अनगिनत कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहते हैं कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा है तो वो भी आप बोल सकते हैं, और डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और क्या बोलना है, तो बस इतना ही। आह, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों।